नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर राजीव पाल। सर के बारे में बता दूं, सर डॉक्टर हैं, साथ ही सोशल वर्कर हैं और अब सर फिल्मों के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और कुछ ऐसी मूवीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपको इंस्पिरेट करने के लिए आप उसमें से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो हम सर से जानते हैं उनके बारे में और किस तरह से वो मूवीज़ लेकर आ रहे हैं उस बारे में भी जानेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर का जो पेशा होता है बहुत जिम्मेदारी भरा पेशा है, तो क्यों चुना आपने? इस कुछ खास वजह थी डॉक्टर? देखिए, डॉक्टर के हिसाब से तो मैं तो समाज के लिए सेवा कर रहे थे जी। और पिछले 20 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस फील्ड में। और जहाँ तक फिल्म की बात है, फिल्म समाज का आईना होता है जी। और इसमें अपन ऐसा कुछ चीज़ दिखाए जिससे समाज में काफ़ी अवेयरनेस भी हो सकता है और यूथ के ऊपर एक मैसेज भी जा सकता है। इसी सोच के साथ हम फिल्म में आए। कोविड-19 का जो दौर था काफ़ी मुश्किल भरा रहा, तो कैसे काम किया आपने इसके? देखिए, कोविड-19 में जो फर्स्ट फेज थे जी। उस टाइम हमने सभी ने देखा, महाराष्ट्र से काफ़ी सारे लोग पलायन कर रहे थे। जी। उस ड्यूरेशन में हमारा टीम बाईपास में काफ़ी लोगों को मेडिसिन, फूड एवं जो भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी मदद हम लोगों ने किए हैं। और सेकेंड वेव में भी ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हम सभी लोगों ने देखा, मेडिसिन का काफ़ी प्रॉब्लम था, प्लस बेड, ऑक्सीजन बेड का भी बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट थे। तो हम और हमारे टीम ने काफ़ी हद तक सभी को मदद करने में सफल हुए। जैसे भी हमारा कैपेसिटी थे उसके अकॉर्डिंग हमने सभी को हेल्प किया है और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन जब भी होगा, जैसे भी हमारे सामने सोसाइटी की तरफ से रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। कोरोना के बाद मेडिकल फील्ड में क्या क्या चेंजेस आए हैं? चीज़ें बेहतर हुई हैं पहले से? देखिए, मैं समझता हूँ कोविड जो है, कोविड पैंडेमिक एक गॉड का मैसेज है। वर्तमान में हम देख रहे हैं जिस टाइप से समाज के अंदर कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई है, खास करके अंधविश्वास हो, प्लस हमारे समाज की जो सिस्टम व्यवस्था है सोसाइटी का, सभी के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। ये कोविड का एक मैसेज है, क्योंकि जो परेशानियाँ हुई है, देखिए कोविड से भी भयावह बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन उसका मेडिसिन अवेलेबल है और हम सब उसके साथ ही सर्वाइव कर रहे हैं। उसमें भी हर 2 मिनट में एक व्यक्ति का मौत होता है, कोविड में भी हो रहा है, लेकिन कोविड को एक पैनिक बनाया गया। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ कुछ कमी रहा है और भविष्य में इसके ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा। जी, आपने परिवर्तन की बात की कि आना चाहिए अब, तो क्या लोगों की सोच में पहले से डिफरेंट आया है कि वो किस तरह से अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं? देखिए, परिवर्तन मीन्स अंधविश्वास। अभी देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दिसंबर में वैक्सीनेट के लिए सबको उसने बोला जब सबको वैक्सीन लगाना चाहिए, लेकिन उस टाइम एक विरोध का माहौल पैदा हुआ और उसके बारे में बहुत सारे अपप्रचार स्टार्ट हुआ। ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, इस वैक्सीन लगाने से आपका पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या इसके अंदर आपका बहुत सारे एक्सक्यूज इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ, आज उसी वैक्सीन के लिए हम तरस रहे हैं और हमारे समाज में कुछ पार्टियां भी ऐसा है जो मौके का राजनीति करते हैं। जब कोई मौका देखता है तब उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर। मैं समझता हूँ पैंडेमिक में जहाँ पे महामारी चल रहा है देश में और उस महामारी को अवसर बना के राजनीतिक करना ये समाज के लिए घातक है। ऐसे राजनीति नहीं करना चाहिए। जब एक पीड़ित रो रहा है उस टाइम उसके पास में खड़े होकर हमको उसका हेल्प करना चाहिए, ना उस सिचुएशन को भुना के हमें वोट की राजनीति करना चाहिए। ये मैसेज बहुत गलत है और किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर सबको ध्यान रखना है और समाज के लोग भी अभी समझ गए हैं जो वर्तमान में राजनीतिक चल रहा है और जिस टाइप का छवि वर्तमान में उभर के आ रहा है, कहीं ना कहीं ये छवि बेनकाब हो चुका है। आज जब प्रधानमंत्री जी ने सबको वैक्सीन लगाने के लिए बोल रहे थे तब कोई नहीं लगा रहे थे और आज वैक्सीन के लिए ढूंढ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैसेज क्या है समझ रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, तो कब से आपने इसकी स्टार्टिंग की और कैसे ये जज्बा आया कि समाज सेवा करें?
देखिए, समाज सेवा करने का डेट मेंशन करना तो बहुत मुश्किल है। जी। ये तो मेरा लाइफ के साथ ही ये एपिसोड शुरू हो गए थे। जी। बट मेरा कुछ मिशन है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे 17 साल से मैं टीबी बीमारी के ऊपर काम कर रहा हूँ। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही संक्रमण बीमारी है और टीबी फ्री इंडिया 2020 मिशन अवेयरनेस ये मैंने स्टार्ट किया और इस मिशन के ऊपर मैं बरसों से काम कर रहा हूँ। और इस मिशन की वजह से मध्य प्रदेश शासन में डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सोसाइटी की तरफ से मुझे 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड भी मुझे मिल चुका है। इसके ऊपर मैंने समाज के जागरूक कर लिए ट्यूबरक्लोसिस जीके 100 के नाम से किताब भी लिखा और उस किताब को भी कभी सराहना गया लोगों के द्वारा। और शायद इंडिया में फर्स्ट राइटर है जो इसने हिंदी का इस टाइप का कोई किताब लिखा जिससे समझ में टीबी बीमारी के ऊपर अपन अवेयरनेस कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारा एक मिशन है फुटपाथ मिनी क्लिनिक। फुटपाथ मिनी क्लिनिक एक ऐसा मिशन है समाज में जो बेसहारा लोग होता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर या अलग अलग जगह पे जो बेसहारा लोग पड़े रहते, परिवार ने जिसको छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति को हमारे टीम द्वारा हर रविवार को हम निकलते हैं और सड़क में और जो भी इस टाइप का व्यक्ति को हम देखते हैं उनको अपन उठाते हैं। उनको जो भी रिक्वायरमेंट होता है, फूड, मेडिसिन, क्लॉथ एवं एक्सेट्रा जो भी, तो वो अपन फुलफिल करता है। और हमारे सभी वॉलंटियर इसका ऊपर काम कर रहा है। वर्तमान में ये 4-5 स्टेटों में हमारा मिशन चल रहा है और भविष्य में इसको इंडिया में सारे स्टेट में हमें करने का प्लान है और उसके ऊपर अपन काम कर रहा है। और वर्तमान में कोविड पैंडेमिक का जब चल रहा था तब हमने एक विचार आया, हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन की काफ़ी कमी है जिस वजह से कोविड इतने महामारी रूप लिया है। अगर हमारे देश में 135 करोड़ लोग अगर हेल्थ से एडुकेटेड होते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे फॉरेन कंट्री में लोग बहुत जल्दी सर्वाइव करके गए, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो इस वजह से हमारे देश में एडुकेशन और हेल्थ एजुकेशन दोनों चीज़ की काफ़ी कमी है। तब हमने प्लान किया, हमने एक हेल्थ एजुकेशन एम्बेसडर मिशन स्टार्ट किया और अभी लगभग 50 लोगों को हमने अपॉइंट किया है पूरे इंडिया में। और इनका काम ही यही होगा समाज में लोगों को कैसे अपन हेल्थ से एडुकेटेड कर पाए और उसको क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको वो मैसेज दे पाए जहाँ जाने से उसको फैसिलिटी मिल सकता है। इसमें जयपुर के जज साहब भी है, उसमें मिस गैलेक्सी क्वीन भी है, मतलब सभी प्रकार के लोग हैं, प्रिंसिपल है, टीचर है, हेल्थ एडुकेटेड लोग हैं, मतलब समाज के सभी वर्गों के लोगों को हमने इसके अंदर स्थान दिया है। जो समाज को अगर कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो वो समाज के लोग उस चीज़ को सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं इस हेल्थ एजुकेशन एम्बेसडर के जरिए हम पूरे इंडिया में एक बड़ा मैसेज कन्वे कर पाएंगे जिससे भविष्य में ऐसा कोई भी पैंडेमिक का सिचुएशन होता है तो इसमें लोगों को पहले से ही पता चल जाएगा उनको क्या करना है और आगे उसको क्या करना पड़ेगा। और एक बात मैं और करना चाहूँगा, टीबी फ्री इंडिया मिशन के तहत जो मल्टी टीबी रेजिस्टेंस पेशेंट होता है जिसको अपने MDR बोलते हैं, जो बहुत ही खतरनाक किस्म की टीबी बीमारी होती है, उस पेशेंट को हम और हमारी संस्था द्वारा पूरे इंडिया में पहली बार प्रोटीन न्यूट्रिशन सपोर्ट की मिशन हमने स्टार्ट किया था। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद हर टीबी पेशेंट को 500 रुपीज़ एवरी मंथ उसको फूड के लिए दे रहे हैं। बाकी इस मिशन का शुरुआत हमने किया था और उससे टीबी बीमारी में रिकवर होने का चांसेस काफ़ी बढ़ गए थे। आप वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स के निदेशक भी हैं, तो ये क्या है और किस तरह से काम करते हैं? देखिए, वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड एक ब्रांड है और इसकी जो कंपनी है WBSR पब्लिशिंग एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है जो इस ब्रांड की ऑनर है और मैं उसके डायरेक्टर हूँ। इस के मेन काम है समाज के अंदर जो प्रतिभावान व्यक्ति है जिसको मंच नहीं मिला और जो हिडन है उन व्यक्ति को सामने लाना है और उसकी प्रतिभा को सम्मान देना है और उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करना है। ये हमारा इसका मेन उद्देश्य है। जैसे आज अब राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंडिया में। ये अवार्ड हम हर साल करते हैं और इस अवार्ड के जरिए पूरे देश में चुने हुए प्रतिभावान व्यक्ति को हम ये सम्मान करते हैं। ग्लोबल शांति सम्मान भी हमारा ब्रांड है। अभी हम 18 अप्रैल को कश्मीर में ये प्रोग्राम करा और आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार
किसी संस्था ने कश्मीर में ये प्रोग्राम कर पाए, और खास करके 370 डिसॉल्व होने के बाद, तो हमारा वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस और ग्लोबल शांति सम्मान अभी 18 अप्रैल को समापन हुआ, और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ उसमें कश्मीर घाटी में। और वहाँ से हमने एक पूरे ग्लोबल मैसेज देने का प्रयास किया, जो कश्मीर भारत का ही है और यहाँ पे शांति है, आगे भी रहेगा, अब सब कश्मीर में आए। इसमें क्या, कश्मीर का टूरिज्म बढ़ेगा, और कश्मीर का टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ का यूथ को रोजगार मिलेगा, और यूथ का रोजगार मिलेगा, कश्मीर में शांति रहेगा। और यही मैसेज देने के लिए हम इस साल वहाँ पे शांति सम्मान किए थे। आपने आत्मनिर्भर भारत नाम से एक फिल्म भी बनाई है, तो ये कैसे इंटरेस्ट आया कि समाज सेवा, डॉक्टर और फिर फिल्म, क्योंकि बहुत अलग लाइन हो जाती है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम है जी आप रोजगार देने वाला व्यक्ति बने। खास आप रोजगार कहीं अपन नौकरी ढूंढने जाए, इसके वजह आप खुद ऐसा अवसर पैदा करें कि लोग आपके पास आए रोजगार लेने के लिए। इस मैसेज को प्रधानमंत्री बोलने से सफल नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति को इसके अंदर अपना योगदान देना पड़ेगा। एक राष्ट्र तभी महान बनता है, या एक राष्ट्र तभी विकसित होंगे जब उसकी हर नागरिक अपना जिम्मेदारी समझेगा। इसके तहत हमारा एक बच्चा था जुवराज आनंद राव ठकरे, उन्होंने एक बहुत ही मेहनत करके फाइन आर्ट्स के ऊपर अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसकी फाइन आर्ट कला की जो वैल्यू उसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल पा रहा था। फिर उसकी कहानी जब अपने पास आई, हमने उसको देखा, और मेरे फ्रेंड मिस्टर शुभेंदु दास जो कलकत्ता से जाने माने फिल्म डायरेक्टर है, उनसे जब हमारी चर्चा हुई तब हमने जुवराज आनंद राव ठकरे का ऊपर एक फिल्म बनाने का हमने सोचा, और आज वो फिल्म बिल्कुल साकार लेने वाले हैं। उसका 90% शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, और आई होप जुलाई में इसका ट्रेलर रिलीज हो जाएगा लास्ट वीक तक, और अगस्त में ये फिल्म सबके लिए तैयार हो जाएगा। इस फिल्म के जरिए हम एक मैसेज देने का प्रयास किया है, ये आत्मनिर्भर भारत की जो मैसेज है, एक जुवराज आनंद राव ठकरे जो 70% दिव्यांग होने के बाद भी आज लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करा रहा है। आज प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में 50 से ज़्यादा लोगों को वो रोजगार दे रहा है, और कोविड पैंडेमिक खत्म होने के बाद उन्होंने पूरे देश में फूड उद्योग के तहत लोगों को रोजगार देगा। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी का जो योजना होता है उस समाज में कितना वैल्यू रखते हैं, और उसकी जो अनुदान जब किसी को मिलते हैं तो उसकी लाइफ में कितने बदलाव आता है, ये जुवराज आनंद राव ठकरे का फिल्म के जरिए हमें दिखाने का प्रयास किया। उनको एक अनुदान मिला था PMJ जो लोन होता है उद्योग के लिए, उस लोन के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, उसके तहत उसको एक लोन मिला था 8 लाख रुपए का। उस 8 लाख रुपया का लोन से उन्होंने आज एक बड़ा सा फैक्ट्री बनाया, आज काफ़ी सारे ब्रांड और मसाला का तैयार कर रहा है। तो एक सही व्यक्ति के हाथों एक योजना का सही लाभ जब पहुँचते हैं तो नेचुरली ये भारत आत्मनिर्भर बनेगा, और यही मैसेज अपन इस फिल्म के जरिए देने का प्रयास किया है। आगे भी कोई प्रोजेक्ट है फिल्म का जिस पर आप काम कर रहे हैं, दर्शकों के लिए लाने वाले? देखिए, फिल्म काफ़ी सारे हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है, और अभी हमारा एक इंस्टीट्यूट के साथ टाइप भी हुआ है वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड के साथ, नटराज इंस्टीट्यूट। उसके अंदर ऑलरेडी उसका 7 इंस्टीट्यूट चल रहा है इंडिया में, और अभी हमारा पूरा पैन इंडिया में हर स्टेट में एक इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान है, जिसके अंदर एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, एंकरिंग के जरिए सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उस प्रशिक्षण के जरिए डायरेक्ट प्लेसमेंट 100% गारंटी के साथ हम देने का प्रयास करेंगे। और इसी के तहत अपकमिंग काफ़ी सारे मूवी आने वाला है, तो अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बाकी 2022 में वर्ल्ड बुक काफ़ी कुछ करने वाला है, इतना ही कहेंगे आज। जी, कोरोना की 3rd वेव को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं, लोग अवेयर हैं कुछ, और कुछ ने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया है, लोग बिना मास्क के भी घूमने लगे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए, कोरोना की 3rd वेव आएंगे, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा है जी। एक अनुमान है, और किसी भी डिजीज को जब 1st 2nd वेव हो चुका है उसके बाद 3rd भी आ सकता है, 4th भी आ सकता है। लेकिन हर नागरिक को एक जिम्मेदारी है, वर्तमान में कोविड 1.5 साल से ऊपर हो गया चल रहा है, इकोनॉमी काफ़ी
मतलब डामाडोल अवस्था में चल रहा है। जी। और हम चाहते हैं वर्तमान में जो लॉकडाउन का छूट मिला है वो बना रहे, और उसके लिए हर व्यक्ति अपना जिम्मेदारी समझे। वो जब भी घर से निकले मास्क का इस्तेमाल करे, जब भी घर जाए वो हाथ मुंह धोए अच्छा से, जी। और मास्क भी थोड़ा सा ऐसा पहने जो वाकई वायरस उसमें रोकथाम करे। नॉर्मली कपड़े का जो मास्क होता है वो सिर्फ दिखाने के लिए हम मास्क बता रहे हैं उसको, बाकी प्रैक्टिकली उसका यूज़ कुछ है नहीं। 3 लेयर सर्जिकल मास्क सबसे बेस्ट है और बहुत सस्ता आता है वो मास्क, 3-4 रुपये का पड़ता है एक मास्क। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। कपड़े का मास्क मैं समझता हूँ जस्ट लाइक एक ट्रेडिशन है, और जो लोग मास्क लगा रहे हैं तो मैं भी लगा रहा हूँ, एक ट्रेंड है। बट उस मास्क से बीमारी से आपको रोकथाम होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो लोग अपना जिम्मेदारी समझेगा तो हम थर्ड वेव से काफ़ी अच्छे से हम मुकाबला कर पाएंगे। और दूसरी बात लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो भी लोग हैं कोरोना महामारी को बिजनेस का अवसर नहीं समझे, आप दुख को समझे। जो मिडिल क्लास या गरीब तबके के लोग हैं काफ़ी परेशानी का दौर से गुजर रहे हैं, उनको रोजी रोजगार काफ़ी ख़त्म हो चुका है। आप जहाँ तक हो सके उसको सहयोग करें, मतलब महामारी का अवसर लेके आप व्यापार या व्यापारी नहीं बने, बस इतना ही कहना है। जी, हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी हैं, जो आप मूवी बना रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बोलते हैं युवा हमारे देश का भविष्य है, तो उन्हें कैसे रास्ता दिखाएंगे? देखिए, मैं यूथ को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा, वो शॉर्टकट नहीं अपनाएं। जी। पहले नंबर, हम क्या करते हैं हमेशा शॉर्टकट रास्ते से जाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। आप अगर मेहनत करेंगे, और हर व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट होता है, वो छुपा होता है, हिडन होता है, लेकिन उस टैलेंट को निकालना वो यूथ का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं उसको कैसे बाहर कर सकूं और उस टैलेंट को समाज के सामने कैसे रख पाऊं, ये उसको खुद को करना है। और मेहनत करें, स्ट्रगल करें, बाकी उसके अंदर अगर हुनर है उसकी सम्मान होगा, देर होगा, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होता है और मेहनत का फल मीठा होता है। इतिहास में लिखा है, मैंने खुद ने देखा, और यही मेरा मैसेज है यूथ के लिए। सर, जहाँ तक हमें जानकारी है आप एक चिंतन यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये चिंतन यात्रा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, चिंतन यात्रा हम एक उद्देश्य को लेकर निकल रहे हैं। हमने कोविड पैंडेमिक में देखा समाज में एक ट्रेंड चल रहा है, झूठ को सच और सच को झूठ में बदलाव करने का एक मिशन चलाया जा रहा है पूरे समाज में, जो हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। हर जनता को पता होना चाहिए सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन आज बहुत जनता को ये पता ही नहीं है। जो उसको दिखाया जा रहा है उसी को वो सच मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होता है। तो इसके लिए हम एक मिशन स्टार्ट करने वाला है। हमारा देश विश्व पटल पे नंबर 1 पे आना चाहिए, लेकिन सिर्फ बोलने से विश्व पटल पे नहीं आता है। आज अपन वर्षों से विकासशील देशों की श्रेणी में है, लेकिन विकसित देश हमारा टारगेट है। और भारत विश्वगुरु पहले था, वर्तमान में भारत के ऊपर से विश्वगुरु का खिताब हट चुका है, लेकिन भारत को विश्वगुरु का खिताब वापस पाना है तो कैसे, ये जनता को जागरूक करना पड़ेगा इसके लिए। इसलिए मैंने 2021 में अंत तक कश्मीर से कन्याकुमारी 5040 किलोमीटर का एक रैली में करने जा रहा हूँ, जो लगभग 14 राज्य से होते हुए वो रैली गुजरेंगे, और उसमें हर राज्य से प्रतिनिधि उसमें हिस्सा लेंगे, और उसकी समापन कन्याकुमारी में होगा, जो स्वामी विवेकानंद जी का तपोभूमि रहा है, और हम सभी के लिए वो आइडल है स्वामी जी। और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी जो है दिल्ली में होगा। और हम पूरे देश से सुझाव मांग रहे हैं इस चिंतन यात्रा के ऊपर, मिशन विश्वगुरु भारत, ये समाज में कौन कौन सी क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव होना चाहिए उसका ऊपर आप हमें सुझाव दें। आप अपना जो भी सुझाव हमें मेल करें, व्हाट्सएप करें, या आप बाई लेटर भी हमें आप भेज सकते हैं।
जब ये सारे सुझाव हमारे पास आएंगे, प्लस ये जो चिंतन यात्रा रैली के जरिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास उपलब्ध होगा, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ड्राफ्ट के रूप में भेजेंगे। जो 2024 के पहले इनका ऊपर आप थोड़ा सा काम करें। ये सुझाव हमारे देश हित में आया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हम इस चीज़ को भेजेंगे और यही हमारा चिंतन यात्रा का उद्देश्य होगा। तो हम सारे यूथ को यही मैसेज देना चाहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चिंतन यात्रा में ज्वाइन होकर इस यात्रा को सफल करें और इस चिंतन यात्रा में आप सभी प्रकार का सहयोग करें, क्योंकि चिंतन यात्रा बहुत बड़ा लेवल पे होने वाला है और आप खुद जानते 30 दिन तक एक यात्रा करना काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो आप जिस हिसाब से जैसे भी इसके अंदर आप मदद करना चाहें आप कर सकते हैं और इस यात्रा को सफल करना हर देश के नागरिक की जिम्मेदारी है। जी समाज के हित में ये काम है और हम स्वामी विवेकानंद जी को हमारा आदर्श मानते हैं, खास करके यूथ उनको आदर्श मानते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करेंगे आप सभी लोग इस यात्रा में शामिल होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। सर, आप इतने सालों से डॉक्टर हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, तो अब तक के बेस्ट अवार्ड और अचीवमेंट कौन से रहे हैं आपके? देखिए, अभी तक मुझे समाज सेवा के ऊपर काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिला है। इसमें से मैं कुछ बेहतरीन अवार्ड जो मुझे मिला है और जिससे मुझे प्राउड फील होता है। हालांकि हर अवार्ड इंसान को प्राउड फील होता है और उसको नई जिम्मेदारी देता है। मुझे भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से 2014 में उज्जैन के सांसद चिंतामणि मालवीय के हाथों एक्सीलेंट चिकित्सक सम्मान मुझे मिला था। वो मेरे जीवन का एक सबसे गौरव की पल थे। इंदौर से मेरा चयन हुआ था उस अवार्ड के लिए और काफ़ी क्राउड थे उस प्रोग्राम में और जब मंच पे वो अवार्ड मुझे दिया गया था, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से मुझे वो अवार्ड दिया गया था। और वर्तमान में भी मैं भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के मध्य प्रदेश में स्टेट वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ और पिछले 14-15 सालों से मैं इस मेडिकल सेल में सेवा दे रहा हूँ। और मुझे पल्स ऑफ नेशन अवार्ड जो उत्तराखंड में मुझे मिला था, उत्तराखंड सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर उनवाल जी के हाथों से, और उस मंच पे बॉलीवुड के फेमस एक्टर राजा मुराद, अवतार गिल की मौजूदगी में उनके हाथों से मुझे ये अवार्ड दिया गया था, पल्स ऑफ नेशन, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड था। उसके बाद मुझे हरियाणा में करनाल में उड़न पड़ी कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर मुझे एशियन एक्सेलेंस अवार्ड भी मुझे मिला था सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए। उसके बाद ग्रेट नेशनलिस्ट सहित उधम सिंह अवार्ड भी मुझे मिल चुका है। उसके बाद गुरु एन.के. ऑक्सी अवार्ड भी मुझे भोपाल में मिल चुका है, जो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड भी मुझे मिल चुका है। उसके बाद मुझे ग्रेट नेशनल ह्यूमन राइट इंटरगल ह्यूमनिज्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड जो मुझे उन्हीं की परिवार के हाथों मुझे मिला है। उसके बाद ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस की तरफ से मुझे अवार्ड दिया गया है। तो काफ़ी अवार्ड मुझे मिला है, लगभग 18 से 20 मुझे नेशनल अवार्ड। उसके बाद गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल की तरफ से भी मुझे अवार्ड दिया गया है। और उसके बाद फॉरेन कंट्री से भी मुझे, और अभी हाल ही में मुझे इंटरनेशनल ब्रम्पटन यूनिवर्सिटी कनाडा की तरफ से मुझे ऑनरी डॉक्टरेट से भी सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी चीज़ें है, ताकि लक्ष्य अभी बहुत दूर है। कोशिश है ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, समाज के लिए अच्छे काम करते रहे, ईश्वर हमेशा साथ दे और जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा उसकी सफलता बिल्कुल मिलेगी 100%। आज एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी डॉक्टर राजीव पाल से हमने मुलाकात की। सर से उनके बारे में जाना, किस तरह से उन्होंने अपना डॉक्टर का करियर शुरू किया, फिर वो समाज सेवा के क्षेत्र में आए और अब वो कुछ ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं जो आपके और हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आपको हम आगे भी ऐसे ही पर्सनालिटी से मिलाते रहेंगे। वहीं अब सर की जो मूवी आ रही है आप इसे ज़रूर देखें। आने वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, तो हम आगे भी सर के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर।
Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.